यहाँ पे जो ये तुमको ओवरी दिख रहा है, ओवरी ऐसे रहता है, ऐसे बाहर, ठीक। और ये जो फिम्बरे है, फिम्बरे ऐसे ऊपर में उसके इस टाइप से एक्टिवेट होते हैं। क्लियर। जब यहाँ पे एग फॉर्मेशन होगा, एग फॉर्मेशन जैसे ही होता है ये एग को रिलीज करता है। जैसे ये मान लो एग रिलीज करने के लिए रास्ता हो गया, ये एग फॉर्मेशन किया, बाहर में कौन है, फिम्बरे, ये एग रिलीज करेगा तो इस रास्ते, जैसे ही एग आता है फिम्बरे उसको कैच कर लेता है, कैच कर लिया, कैच करने के बाद फिर यही पाथ से उसको भेजेगा आगे। क्लियर हुआ ये। तो फिम्बरे के साथ में ये अटैच नहीं होता, उनके बीच में गैप होता है। क्लियर। ये एग जैसे रिलीज करेगा फिम्बरे को उसको कैच करना होता है, कैच करके फिर उसको लेकर के जाएगा ये इनफंडिबुलम में, इनफंडिबुलम से वो आगे बढ़ेगा, इस साइड से आएगा स्पर्म, ठीक है। स्पर्म आएगा और स्पर्म और एग दोनों कहां पे फर्टिलाइज होते हैं बोलने से, एम्प्यूला वाले रीजन में। कहां पे फर्टिलाइज होंगे, एम्प्यूला। तो एम्प्यूला को बोला जाता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। याद हुआ इतना, सारे पार्ट याद हुए, ओवरव्यू है, ठीक है। तो फिर पिछले वाले क्लास में तुम लोग का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तक हम लोग का कवर हुआ है, ठीक है। वहां से हम लोग को आगे देखना है, बहुत ज्यादा कुछ बचा है नहीं। और इधर के जो तुम्हारे पार्ट्स होने वाले रहेंगे छोटे छोटे हैं। एक तो देखेंगे पहले डक्ट सिस्टम, ठीक है, कि पूरे के पूरे सीमेन को या स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जितने भी डक्ट्स या फिर वेसल्स का यूज होते हैं उनको एक बार कवर कर रहा है। साथ साथ उसके बाद फिर तुम लोगों को इसमें से दो चीजें और देखना पड़ेगा। एक तो हो जाएगा जितने ग्लैंड्स होते हैं, ज्यादा ग्लैंड्स भी नहीं है, 3 ही ग्लैंड्स है, 2-2 लाइन लिखेंगे वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर तुम्हारा फाइनली बचेगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो मेल के केस में एक्सटर्नल जेनिटेलिया में भी बहुत ज्यादा कुछ लिखना है नहीं, उसके लिए भी मुश्किल से 3-4 लाइन लिखेंगे वो भी हो जाएगा कंप्लीट। फीमेल के केस में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेल के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा इजी भी हो जाता है, ठीक है। उसमें तुमको पार्ट ज्यादा देखने हैं थोड़े से, और क्योंकि भाई रिप्रोडक्शन के बाद का भी प्रोसीजर जो रहता है हम लोग को फाइनली पार्चुरेशन तक देखना है। इसको पार्चुरेशन बोलने का मतलब गैमेट के प्रोडक्शन से लेकर के उसका इंसेमिनेशन, फिर फ्यूजन बोलने का मतलब फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इम्प्लांटेशन, उसके बाद फिर पूरे 9 मंथ का ग्रो। क्लियर। उसके बाद फिर पार्चुरेशन तक का जो प्रोसेस होता है सब चीज को कवर करना है। और इस पूरे प्रोसेस में मेजर जो काम होता है वो एक फीमेल बॉडी में होता है। समझ में आया, मेजर काम किसमें होगा, फीमेल बॉडी में। भाई मेल बॉडी जो है वो मेनली इसका 2 ही काम समझ लो, एक तो गैमेट्स को फॉर्म करना, ठीक है, और दूसरा गैमेट को ट्रांसफर करना। हो गया। फिर उसके बाद जो पूरे नॉरिशमेंट का काम रहेगा, जो भी न्यू जायगोट बनकर के आएगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, इम्प्लांटेशन होगा, 9 मंथ तक उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना है। बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे, कब उसका हाथ आएगा, कब पैर आएगा, कब सिर आएगा, कब क्या आएगा, सब चीज उसमें से इंक्लूड हो जाता है। समझ में आ गया। और ये मेनली कहां पे ये सब चीज देखना है, फीमेल बॉडी में। तो फीमेल बॉडी का हर एक पार्ट को तुमको अच्छे से याद रहना जरूरी है। और एक्टिविटीज भी जो है वो मेल बॉडी के कंपैरिजन में फीमेल बॉडीज में ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। ग्लैंड्स भी तुमको ज्यादा देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में हम लोगों ने अभी प्राइमरी ग्लैंड जो था वही कवर अप कर लिया। मेल के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में अभी ओवरी देखने वाले रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर और एसेसरी ग्लैंड्स में और आ जाएंगे इसमें से, जैसे मेमोरी ग्लैंड्स आ जाएगा और भी हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा चीजें तुमको फीमेल बॉडी में ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। साथ साथ एक्टिविटीज की अगर बात करोगे तो मेल बॉडी में ऐसा कुछ तुमको एक्टिविटी देखने के लिए मिलता नहीं है रिप्रोडक्शन से लेकर। 1 मिनट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था मेल बॉडी में भी ऐसा कुछ तुमको बहुत ज्यादा चेंजेस या बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने के लिए मिलने नहीं वाला जितना कि तुमको फीमेल बॉडी में देखने के लिए मिलने वाला होगा। अब जैसे एक्स्ट्रा इसमें तुमको देखने के लिए मिलेगा फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा तुमको 1 डे बाई डे 28 डे का साइकिल होता है, वो डे बाई डे का प्रोसीजर तुमको उसमें कवर अप करना है। कौन कौन से हॉर्मोन्स उसमें से इन्वॉल्व होने वाले रहेंगे। मतलब कि बोलने का ये है कि फीमेल बॉडी में तुमको ओवरऑल ज्यादा पढ़ना है, सीधी सी बात, ठीक है। क्लियर। चलो तो मेल बॉडी को पहले जल्दी कंप्लीट किया जाए। ऑर्डर हम लोग क्या लेने वाले हैं बोलने से हम लोग तो क्या देख रहे हैं, पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग गैमेटोजेनेसिस देखेंगे। गैमेटोजेनेसिस दोनों को साथ में निपटाएंगे, मेल बॉडी का भी और फीमेल बॉडी का भी। अभी पहले सारे पार्ट्स को दोनों को साथ में निपटा रहे हैं। पहले मेल का भी आज कंप्लीट हो जाएगा, मे भी कल फीमेल का भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा जो आगे का गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस रहेगा और आगे के उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो फिर हम लोग साथ में कंटिन्यू करते हुए आगे निकालेंगे उसको, ठीक है। क्लियर। चलो भाई, तो आज के लिए हम लोग का टॉपिक होने वाला होगा डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम, ठीक है। अब देखो डक्ट सिस्टम में हम लोग को रिटर्न में बहुत ज्यादा कुछ लिखना है नहीं,
लेकिन डायग्राम से इसको एक एक करके पूरा डिटेलिंग करते हुए चलना है। मैं यहाँ पे डक्ट सिस्टम पहले ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले डक्ट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखते हुए चलो। और ड्रॉइंग के साथ साथ ही, मतलब डायग्राम के साथ साथ ही तुमको इसके हर एक पार्ट का नाम याद कर लेना है, और साथ ही साथ ऑर्डर बहुत पूछते हैं, ठीक है। मतलब प्रॉपर जो पाथवे रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली तुमको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे रेस्पिरेशन वगैरह पढ़ोगे तो रेस्पिरेटरी पाथवे, जैसे यहाँ पे तुम्हारा गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन का पूरा पाथवे, तो पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको सीक्वेंस में याद रखे रहना। देखो भाई, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया टेस्टिस। एक काम करते हैं, ये हो गया टेस्टिस, क्लियर। टेस्टिस के इनसाइड में, बोल, टेस्टिस के इनसाइड में, इनसाइड में इनर लेयर में कौन सा प्रोटेक्टिव लेयर मिलता है? एल्बुजिनिया, ठीक है। तो इसके इनसाइड में कौन सा प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाएगा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया यहाँ पे बना लेते हैं भाई। एक काम करते हैं, पहले कंपार्टमेंट्स ही बना लेते हैं। कंपार्टमेंट्स को कौन डिवाइड करता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जहां जहां पे वो एब्सेंट रहेगा वहां वहां पे कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे, और उन कंपार्टमेंट्स को क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक एक टेस्टिस में कितने होते हैं? अराउंड 250। समझ में आया? और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन्स 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो पहले इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना, ज्यादा नहीं, 2-3 ही बनाएंगे, 2 ही देख लो अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए 2 ही देख लो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। और यहां पे आ जाएगा क्या चीज? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये इसको पूरे के पूरे सराउंड करके यहां पे प्लेस्ड रहेंगे। ये हो गया। यहां से ये हो जाएगा क्या चीज? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये हो गया ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये हो गया टेस्टिस। यहां से अब आगे देखो, सबसे पहले यहां पे हम लोग बना लेंगे क्या चीज? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये 3-3 हम लोगों ने दोनों में बना लिया, क्लियर। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो रहता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में तुम्हारे ल्यूमेन साइड में सारे एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का नॉरिशमेंट होगा, ये सब किधर होता है? ल्यूमेन साइड में, मतलब बीच वाले पार्ट में। अब भाई जैसे मान लो कि ये हो गया तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, यहाँ बीच में तुम्हारा स्पर्म फॉर्मेशन हो गया। तो अब इनको बाहर निकालना है, तो यहां से पाइप निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इमेजिन हुआ, ये है तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इसको कंटिन्यू करने वाला एक पाइप आने वाला होगा जो कि इसको बाहर निकालेगा। ध्यान से देखो, बनाते चलो तो साथ में, अगर हो पा रहा है तो। एक काम करो, रुको थोड़ा सा, रुक जाओ, रुक ही जाओ। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है? अच्छा, हौच पौच हो गया क्या बहुत ज्यादा? बहुत बर्बाद दिख रहा है? तुमको दिख रहा है क्या कुछ? नहीं दिख रहा है ना? एक ही जगह पे होगा, थोड़ा सा बड़ा साइज का बनाते हैं भाई, रुक जाओ, टाइम तो है आज, आराम से करो। लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते, हर एक पार्ट तुमको अच्छे से याद रहना चाहिए। चलो, तो ये हम लोगों ने ले लिया पहले टेस्टिस, ओवल शेप में। ये हो गया टेस्टिस। एक्चुअली मेरे को ऊपर, चलो पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसको छोटा कर लेंगे, और ऊपर का भी पार्ट एक्चुअली में हम लोग को बनाना है। तो इस वजह से मैं ऊपर में स्पेस बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जगह नहीं बच रहा है फिर। ये 3 यहाँ पे हम लोगों ने टोटल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स लिया हुआ है। इसी में 3-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ले लो। एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये।
पाथवे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, इसीलिए हर पार्ट को सीक्वेंस में याद रखना है। आगे पीछे कर दोगे तो ऑप्शन तुमको आगे पीछे में भी देखने के लिए मिलने वाला है, समझ में आ रहा है? तो हो सकता है कंफ्यूजन, इसी वजह से सारे के सारे पार्ट्स को सीक्वेंस में तुम पूरा का पूरा जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे ही याद रखोगे। ये हो गया इतना। अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के इंसाइड में क्या आ गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहां से छोटे छोटे वेसल्स निकले, छोटे छोटे पाइप्स निकलेंगे। ये यहां से छोटे छोटे पाइप निकले, ये जो छोटे छोटे पाइप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हैं इनको क्या बोलते हैं, बोल तो नाम बोल, ट्यूबलाई रेक्टाई, इनको क्या बोला जाता है, ट्यूबलाई रेक्टाई। तो सबसे पहला जो डक्ट तुम लोग को मिल रहा है, सबसे पहला पैसेज के लिए जो पाथवे मिल रहा है उसका नाम क्या हो गया, ट्यूबलाई रेक्टाई। क्लियर? ये अब क्लियर विजिबल हो रहा होगा, हाँ अब क्लियर विजिबल, ठीक है। तो यहां से ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या बना लिया, ट्यूबलाई रेक्टाई बना लिया। ये सारे के सारे ट्यूबलाई रेक्टाई जो रहते हैं अपना जो भी मटेरियल रहेगा उसको ले जाकर के ड्रेन करने वाले रहेंगे एक और वेसल में, जिसको कि हम लोग फिर बोलने वाले हैं ये, इतना क्लियर हो गया। ये जो ट्यूबलाई रेक्टाइल थे ये जाकर के ड्रेन हुए ये ग्रीन कलर वाले डक्ट में, इसको बोलते हैं हम लोग रीटी टेस्टिस। एक एक का नाम भी लिखते हुए चलते हैं। इसको क्या बोला जा रहा है, रीटी टेस्टिस, ठीक है। जो यहां से पहले नंबर पे वेसल जो पास होकर के आ रहा है इसको बोल रहे हैं हम लोग ट्यूबलाई रेक्टाइल। ये हुआ। अब ये जो रीटी टेस्टिस होता है ये आगे चल करके सेपरेट हो जाता है, ठीक है, आगे चल करके ये सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होने के बाद ये गया आगे, और यहां पे आगे चल करके ये यहां पे सेपरेट हो जाएगा। जब ये सेपरेट होता है तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर तुमको देखने के लिए मिलेगा। ये क्लियर? यहां पे मैंने 3 सेपरेशन बनाया हुआ है, सेपरेट हो गया। ये जो सेपरेट हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। इसको क्या बोला जाएगा, वासा इफ्रेंसिया। इसका भी नाम लिखते हुए चलेंगे। क्लियर? अब ध्यान दो, ये जो 3 डक्ट्स हम लोग देखे थे इसको मैंने टेस्टिस के इनसाइड में ही रखा हुआ है। इसके बाद ये अब बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो कहां तक टेस्टिस के इनसाइड में होते हैं, वासा इफ्रेंसिया तक। वासा इफ्रेंसिया के बाद अब यहां पे जो डक्ट तुम्हारा यहां पे मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं एपिडाइडिमिस। यहां से ये जो वेसल आया इसको क्या बोला जा रहा है, एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस हो गया। एपिडाइडिमिस जो रहता है ये आगे और कंटिन्यू होगा, और ये आगे जो कंटिन्यू होता है अब तुमको सबसे लॉन्गेस्ट वेसल यहाँ, सॉरी सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। ये क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। वास्ट डिफरेंस नाम हुआ यहां तक का याद। क्या क्या देख लिए, सबसे पहले मैं ट्यूबलाई रेक्टाई, ट्यूबलाई रेक्टाई के बाद रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस के बाद वास्ट डिफरेंस।
समझ में आ गया ये? क्लियर क्लियर, इतना इतना याद हुआ? लिखो, बनाओ, इतने को बनाओ, फिर इसका डायग्राम आगे कंटिन्यू, इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगा और ऊपर लेकर के जाएंगे इसको। हो गया? चलो ठीक। अब ये हो गया भाई तुम्हारा पूरा पाथवे, लेकिन पूरा नहीं हुआ, अभी और आगे आएगा, वेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मतलब कि ये हो जाएगा एक टेस्टिस, एक टेस्टिस हो गया। एक टेस्टिस तुम्हारा इस साइड में भी प्रेजेंट होने वाला होगा, ठीक है? याद करो, टेस्टिस से जब ये पास होता था जो भी, इसको हम लोगों ने क्या लिखा था? स्पर्मेटिक कॉर्ड। यहाँ पे तो सिर्फ डक्ट आ गया है, इसके साथ साथ में ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, बहुत सारे वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सबको कंबाइनली हम लोग क्या बोलते थे? स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड किसके थ्रू से पास होगा? इंग्विनल कैनाल से, ये भी देखे हुए थे। यहां पे अब यहां पे अब आ जाएगा इंग्विनल कैनाल। ये है इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल से पास होकर के जाएगा कौन सा चीज? वाज डिफरेंस। समझ में आया? वाज डिफरेंस। वाज डिफरेंस यहां गया, इंग्विनल कैनाल से बाहर निकला, ये आ गया इतना। अब ध्यान देना, यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर, यहां पे प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर। ये जो अब ये क्या है? ये वाज डिफरेंस, ये वाज डिफरेंस है, ये वाज डिफरेंस है। वाज डिफरेंस जो है ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। इसके सामने की तरफ से ऐसे जाएगा, समझ में आया? किधर से जाएगा? सामने की तरफ से। सामने की तरफ से, क्योंकि एक एक वाज डिफरेंस इसका आया, सामने की तरफ से जाएगा। दूसरा वाज डिफरेंस इधर से आएगा, वो भी सामने की तरफ से जाएगा। क्लियर हुआ? ये इतना तक क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझना, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बढ़िया बना दी। बस इतना ही में दिमाग में बिठा लो। इसके सामने से होते हुए जाएगा, ये सामने से जब ये होते हुए जाएगा तो ध्यान देना, ये मैं ऐसे ही ले लिया, ठीक है? ऐसे ही डायग्राम बना लेना कुछ भी। ये सामने से गया, सामने की तरफ से गया हुआ है। इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे में सेमिनल वेसिकल होता है। इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे में क्या मिलेगा तुमको? सेमिनल वेसिकल। वो एक ग्लैंड होता है, ठीक है? वो क्या हो जाएगा? ग्लैंड। ठीक, तो सेमिनल डक्ट जो रहता है, सेमिनल वेसिकल से निकलने वाला जो डक्ट रहेगा, ये जाकर के उससे मिलने वाला है। दूसरा चीज इसमें याद रखो, सेमिनल वेसिकल जो रहेगा वो पेयर में होता है। सेमिनल वेसिकल पेयर में होता है, और पेयर में होगा, और पिरामिड शेप में होता है, पिरामिडल शेप में। एक सेकंड में इसको बना दे रहा हूं, देखना ध्यान से। इसके पीछे में तुमको इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा, ये पीछे में है, ठीक है? इसको पीछे में एज्यूम कर लेना। थोड़ा सा मोटा बना है, वेट। इस टाइप से तुमको पीछे में दो सेमिनल वेसिकल के ग्लैंड्स देखने के लिए मिलेंगे। ये जो गया हुआ है, ये अब आकर के मिलेगा इस वाले ग्लैंड के डक्ट से, ठीक है? एक तरफ या इधर से जाने वाला जो वास्ट डिफरेंस है वो इधर वाले सेमिनल वेसिकल के डक्ट से मिलेगा, उधर से आने वाला जो वास्ट डिफरेंस होगा वो उधर के सेमिनल वेसिकल के डक्ट से मिलने वाला होगा। क्लियर इतना? और ये दोनों डक्ट यहाँ पे कॉमन कॉमन होंगे, मतलब दोनों आपस में मिल करके कॉमन डक्ट बनाएंगे। और कॉमन डक्ट जो है ये आगे जाकर के मिलता है, ये आगे जाकर के मिलता है इजैक्यूलेटरी डक्ट में। कहां जाकर के मिलेगा? इजैक्यूलेटरी डक्ट में। तो मेरे को ये बताओ, जो कॉमन डक्ट बना हुआ है किसका किसका? वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल का, दोनों के कॉमन डक्ट को क्या बोला जा रहा है? इजैक्यूलेटरी डक्ट। समझ में आ गया? यही इजैक्यूलेटरी डक्ट जो रहेगा ये आएगा, और समझो ये जैसे ये इधर से गया, ऊपर से गया है, ऊपर से गया हुआ है, पीछे से इन दोनों का जो डक्ट बन करके आएगा वो क्या हो जाएगा?
इन दोनों का कॉमन डक्ट यहां से निकल करके आएगा, उसको क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट आ गया, ठीक है। और यहां से बाहर निकल करके आएगा यूरेथ्रा, यहां से क्या बाहर आएगा, यूरेथ्रा। ये आ गया यूरेथ्रा बाहर। यूरेथ्रा से ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है ये मिल जाएगा और दोनों फिर आगे आगे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये यूरेथ्रा आगे जाएगा, यूरेथ्रा आगे जाकर के फिर क्या बोलना चाहिए, पीनस, पीनस से उसका जो ओपनिंग रहता है उसको बोलता है यूरेथ्रल मिएटस, उसको क्या बोला जाता है, यूरेथ्रल मिएटस। अभी जब हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखेंगे वहां पे इसको और डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे यूरेथ्रल मिएटस। तो फाइनली यहां से ये जो डक्ट है ये आगे जाकर के यूरेथ्रल मिएटस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर हुआ, ये इतना इतना सारा पार्ट क्लियर हुआ। अब एक एक का लेबलिंग जो छूटा हुआ है उसको लिखते हुए चलो भाई। ये क्या हो जाएगा, इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल ये वास डिफरेंस ही है, गया और जाकर के मिला हुआ है सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ में, और ये क्या बना लेगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक, ये फाइनली कहां पे ओपनिंग होने वाले रहेंगे, यूरेथ्रा में। ये फाइनली कहां पे ओपनिंग होगा इसका, यूरेथ्रा में। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। इंपॉर्टेंट है सारे पार्ट्स, बनाओ डायग्राम बनाओ। ऐसे ही बनाओ। इधर से ये ब्लैडर, ये हो जाएगा सेमिनल वेसिकल, ठीक, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होता है, पेयर्ड, पेयर्ड। कितने को बनाओ पहले, फिर इसके बारे में डिटेल लिखेंगे। ये इंग्विनल कैनाल है ना, LAL। चलो भाई ठीक है, तो ये हो गया होगा ड्रॉ। अब इसमें से पहले याद करो, पूरा पाथवे याद करो, बाद में आगे बढ़ेंगे, पहले पाथवे याद करो। पाथवे में क्या हो जाएगा, सबसे पहले में आ जाएगा तुम्हारा ट्यूबलाई रेक्टाई, रिटी टेस्टिस, रिटी टेस्टिस के बाद वास, वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, मतलब सेमिनल डक्ट आकर के मिलेगा, फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट, और उसके बाद फिर यूरेथ्रा। समझ में आया, याद हुआ। उल्टा चलो, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पहले सेमिनल मतलब इजैक्यूलेटरी डक्ट, फिर सेमिनल डक्ट सेमिनल वेसिकल की तरफ चला जाएगा, और वास डिफरेंस जो है ये पीछे चला आएगा। वास डिफरेंस आगे जाएगा, मिलेगा कहां पे, एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस फिर वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया में क्या ड्रेन हुआ था, रिटी टेस्टिस, और रिटी टेस्टिस में क्या ड्रेन हुआ था, ट्यूबलाई रेक्टाई। याद हुआ, याद हुआ। ये पाथवे करो करो करो, याद करो। 2 दिन बाद करेंगे बोलोगे कुछ याद नहीं होगा, देख रहे हो तो पिछले क्लास में पढ़ के गई थी बेचारी को, एक भी चीज याद नहीं है। हुआ, ठीक है। चलो भाई, तो ये है डक्ट सिस्टम। अब डक्ट सिस्टम का तुम्हारा यूज क्या है या फिर फंक्शन क्या है बोलने से ज्यादा नहीं लिखना है, 2-3 फंक्शन ही हो जाएंगे, एक ही लाइन में लिखो, एक ही लाइन में लिखो। फंक्शंस, स्टोर्स, स्टोर, नॉरिश एंड ट्रांसपोर्ट गैमेट्स। ट्रांसपोर्ट गैमेट, ठीक है। तो ये जो डक्ट्स होते हैं ये तीनों ही काम करेंगे। एक तो जो गैमेट्स होता है उसको स्टोर भी करने का काम करते हैं, उसको ये नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड करेंगे, उसको ट्रांसफर भी करेंगे, मतलब कि उनका ट्रांसपोर्टेशन भी करवाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा पूरे डक्ट सिस्टम के डिटेलिंग, और ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। इसके लिए तुम्हारा डायग्राम जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से ही सारे के सारे पार्ट्स क्लियर होते हैं। तो ये तुमको याद रखना है। दूसरा चीज, सेमिनल वेसिकल को लिख लेना, ये किधर प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड की डोर्सल साइड, पीछे साइड में है ना, तो ये पीछे में चला जाएगा भाई, तो लिख लेना बैक साइड करके।
ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे में रहता है, बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। और क्योंकि इजैक्यूलेटरी डक्ट पीछे से बनना चालू होगा, इसी वजह से ये जो वेसल्स होते हैं ये सामने की तरफ से जाएंगे और पीछे से सेमिनल वेसिकल के डक्ट से मिलते हुए इजैक्यूलेटरी डक्ट फॉर्म करवाएंगे और पीछे से ही आएंगे और यहां से जो यूरेथ्रा आया हुआ रहता है, यूरेथ्रा से कॉमन मिलने के बाद ये आगे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा पूरा डक्ट सिस्टम। इतने में कोई डाउट? सारे पार्ट्स क्लियर हो गए उसमें से? आगे नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स, अब देखो ग्लैंड्स का यहाँ पे डायग्राम हम लोग नहीं बनाने वाले। ग्लैंड्स के तुमको एक्चुअली में पोजीशन पता होना चाहिए। एक का तो पोजीशन बता दिया मैं, दो बचे हुए हैं, उसको अभी इमेज देखेंगे तो इमेज में वो डिटेल उसका कर देंगे, तो तुमको उसका पोजीशन भी पता चल जाएगा। ग्लैंड से रिलेटेड तुमको कौन सा ग्लैंड किस टाइप का एंजाइम्स या फिर जो कुछ भी मटेरियल सीक्रेट करता है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो भाई, ठीक है। ग्लैंड्स में टोटल हम लोग को देखना है 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, 3 टाइप्स। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाएगा सेमिनल वेसिकल, ठीक। थर्ड नंबर पे आ जाएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर इसी को बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल बोलो या फिर इसी को बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, क्लियर। बल्बो यूरेथ्रल बोलो या उसी को बोला जाता है काउपर्स ग्लैंड, क्लियर है, ठीक है। अब देखो बहुत ज्यादा है नहीं, सबसे पहले तो तीनों का शेप देख लो। ये हो जाएगा पीस, ये हो जाएगा नट शेप, ये जो रहता है ये पिरामिडल शेप हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये पी शेप हो जाएगा, मतलब मटर के दाने के जैसे, ठीक है, क्लियर। तो ये बायोलॉजी में ये बड़ा खतरनाक होता है, बॉडी ऑर्गन को साग भाजी बना देते हैं। पढ़ते रहो भाई, हो गया ही ये पी शेप्ड, वो पिरामिडल शेप्ड, और वो सॉरी ये नट शेप्ड, वो पिरामिडल शेप्ड, और वो पी शेप्ड। ये जो रहता है ये सिंगल प्रेजेंट होता है, एक ही होगा। ये दोनों जो रहते हैं ये पेयर्ड होते हैं, ये दोनों पेयर्ड होते हैं। अब देखो कौन कौन से क्या क्या चीजें सीक्रेट करने वाले रहेंगे, ध्यान से समझो। ये कैल्शियम प्लस आयन सीक्रेट करेगा, सीक्रेट सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा कैल्शियम प्लस आयन, ठीक है। दूसरा क्या ये सीक्रेट करता है बोला जाएगा, तो ये सर्टेन एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम इसको हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस। अभी लिखो क्या हो जाएगा, सर्टेन एंजाइम्स, ठीक। जो सीमेन बाहर निकल करके आता है, ठीक है, स्पर्म के साथ में जो सीमेन बाहर निकल करके आता है, उसका कलर अगर बोलोगे तो वो थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए उसको, मिल्कीनेस होता है, ठीक है। तो मिल्कीनेस प्रोवाइड करने वाला जो काम होगा वो किसका होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का। तो लिखो इसमें प्रोवाइड मिल्कीनेस टू सीमेन, क्लियर, ठीक है। अब देखो सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से क्या चीज सीक्रेट होता है बोलने से, यहां से सीक्रेट होगा फ्रक्टोज, ठीक। फ्रक्टोज क्या है, खाना है, खाना, फूड मटेरियल है, किसके लिए, स्पर्म के लिए। तो यही उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्लियर है। ये उसको क्या प्रोवाइड करेगा, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। फ्रक्टोज रिलीज किया हुआ है भाई, ठीक। वहीं अगर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करोगे तो ये क्या सीक्रेट करता है, ये क्या सीक्रेट करता है,
बोल। हाँ, ये सीक्रेट करता है यहां से म्यूकस। ठीक, म्यूकस जो रहता है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, तो क्या हो जाएगा ये, प्रोवाइड लुब्रिकेशन। प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन। लिखो, इतने को लिखो जल्दी, फ्लो डायग्राम बना लो, बस इतना ही, ऐसे ज्यादा और कुछ नहीं करना है इसमें से, फिर इसके बाद सीधा आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, अरे लुब्रिकेशन का ये दरवाजे में जब वो जो हिंज रहता है उसमें जब जंग लग जाता है तो फिर दरवाजा बजना चालू करता है, तो उसको लुब्रिकेट किया जाता है। लुब्रिकेट करने का बोलने का मतलब उसमें ऑयल या फिर ग्रीस लगाते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। समझ में आया? म्यूकस जानते हो ना, म्यूकस, म्यूकस जानते हो? हैं, म्यूकस सर्दी वर्दी होता है तो जो जो सर्दी होता है तो जो बाहर निकल करके आता है मटेरियल वो क्या है, म्यूकस। पूरे बॉडी का हम लोग का इनर लेयर जो है वो म्यूकस से भरा हुआ है, नहीं तो इतने एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी गला देगा। समझ में आया? तो म्यूकस जो रहेगा ये म्यूकस, तो जो सर्दी के टाइम पे जो निकलता है वो चिपचिपा होता है ना, स्लिपरी होता है ना, स्लिपरी होता है तो क्या प्रोवाइड करेगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। समझ में आया? तो वही क्या है, म्यूकस। म्यूकस क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन। बोलने का मतलब फ्रिक्शन को कम करेगा। आया बात समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई म्यूकस। इतने में कोई डाउट? रुक जाओ, अभी ह्यूमन, अभी तो हेल्थ बचा हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बचा हुआ है, फिर बीमारी बीमारी अब आएंगे, रुको सब आएंगे। ये हो गया, लिख लिया इतना। अब ध्यान दो, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नोट करके लिख लेना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे बॉडी से जो, मेल बॉडी से जो फाइनल एक्सक्रीशन होता है, ये जो भी सब्सटेंस बाहर निकल रहा है सबको मिला जुला करके, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। उसको क्या बोला जाता है, सीमेन। ध्यान देना, सीमेन। सीमेन जो रहता है ये दो पार्ट से मिलकर के बनेगा, एक हो जाएगा स्पर्म और दूसरा जितने भी ये ग्लैंड से निकलने वाले सब्सटेंसेस थे, तो सारे ग्लैंड से निकलने वाले सब्सटेंसेस को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, एक सेकंड लिख ही देते हैं, सेमिनल प्लाज्मिन। सेमिनल प्लाज्मिन क्या है, तीनों ही ग्लैंड से निकलने वाले सारे सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा और बचेगा तुम्हारा यहां पे स्पर्म। इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन। सीमेन को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस रहता है इसको हम लोग इजैक्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। पर इजैक्यूलेशन बोलने का मतलब मेल बॉडी से एक बार में इजैक्यूलेट जितना अमाउंट पे होता है उसको भी लिखो, तो पर इजैक्यूलेशन ऐसे लिखो 2 to 5 ml। सीमेन पर इजैक्यूलेशन, दो से 5 ml सीमेन जो रहता है वो एक बार में इजैक्यूलेट करके बाहर निकलने वाला होता है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें तुम लोगों को थोड़ा डिटेल और देखना है, ध्यान से। ये अच्छा, एक चीज और, ये सेमिनल वेसिकल जो रहता है ये अल्कालाइन नेचर भी प्रोवाइड करता है, तो लिखो प्रोवाइड अल्कालाइन नेचर। अल्कालाइन नेचर बोलने का मतलब जो सीमेन होगा वो बेसिक कैरेक्टर का होगा, तो इसका जो बेसिसिटी होता है ये कितना हो जाएगा, 7.2 से 7.7 पीएच तक, ठीक है। इसका पीएच कितना होता है, 7.2 से 7.7, ठीक है। ये हो जाएगा सीमेन का पीएच, सीमेन का पीएच। तो ये स्लाइटली बेसिक कैरेक्टर दिखाया। दूसरा चीज समझो, एक हेल्दी सीमेन या फिर एक हेल्दी स्पर्म काउंट किसको बोला जाता है, किसी भी एक मेल के केस में एक हेल्दी स्पर्म काउंट कब बोला जाएगा, जब 2 to 5 ml तो सीमेन प्रोड्यूस हो। क्लियर? इसमें इतने में से
200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होने चाहिए। समझ में आया? कितने? 200 टू 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होने चाहिए। उसमें से भी 60% स्पर्म जो है, स्पर्म शुड हैव प्रॉपर शेप। क्लियर? और ये जो 60% के 40% होंगे, इससे और 40% जो स्पर्म होंगे, 60% के 40%, ये इनके पास विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए, मतलब तेजी से भागने का कैपेसिटी। 3 इडियट वाला मूवी देखे हो कि नहीं देखे हो? हैं? उसमें स्पर्म भागता है ना स्टार्टिंग में, जो स्पीड रहता है वैसी स्पीड में भागना रहता है। समझ में आया? तो उसको बोलते हैं विग्रस मोटिलिटी, हाई स्पीड के साथ में भागना। क्योंकि फीमेल डक्स जो रहते हैं, ये एक तरीके से फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते स्पर्म के लिए। समझ में आ रहा है बात? फीमेल डक्स जो रहते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। फीमेल डक्स कैसे होते हैं? एसिडिक। और ये कैसा है? बेसिक। तो भाई एसिड और बेस मिलेगा तो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा टाइम तक ये फीमेल बॉडी में सर्वाइव नहीं करने वाले। समझ में आया? तो इनको हाई स्पीड के साथ में कहां तक पहुंचना रहता है? एग के पास। क्लियर? तो इनके पास क्या होना चाहिए? 40% के पास क्या होना चाहिए? विग्रस मोटिलिटी। विग्रस मोटिलिटी मतलब हाई स्पीड में भागने का कैपेसिटी इनके पास होना चाहिए। ठीक है? क्लियर? इतना सारा डेटा क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? तो 2 से 5 ml का सीमेन इजेक्यूलेट होता है, पर सिक्रेशन 2 to 5 ml सीमेन इजेक्ट होगा। आउट ऑफ दिस 200 to 300 मिलियन स्पर्म कंटेन करना चाहिए, जिसमें से 60% स्पर्म जो रहेंगे ये हेल्दी होने चाहिए। हेल्दी बोलने का मतलब प्रॉपर शेप में होने चाहिए। और आउट ऑफ 60, 40% जो रहेंगे ये विग्रस मोटिलिटी वाले होने चाहिए। अगर ये सारे कंडीशंस किसी भी मेल के स्पर्म फॉलो करते हैं, या सीमेन अगर ये सारे कंडीशन फॉलो करता है, तब के केस में उसके सीमेन को या फिर स्पर्म को हेल्दी स्पर्म बोला जाता है। आया बात समझ में? ठीक है? क्लियर? चलो इतने को लिखो भाई जल्दी फटाफट। फिर एक पार्ट बचेगा तुम्हारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसके बाद फिर उतरेंगे हम लोग फीमेल पार्ट्स। हो गया क्या? ठीक। तो नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पार्ट है ना ये, क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम लोग को पढ़ना क्या है? पीनस। ठीक, इसमें पीनस देखना होता है। अब ध्यान दो, पीनस जो रहता है ये इरेक्टाइल कनेक्टिव टिश्यूज के बने हुए रहेंगे। इरेक्टाइल टिश्यू बोलने का मतलब जिनमें जिनमें ब्लड फ्लो जब तेज हो जाता है तो वो इरेक्टाइल हो जाता है। इरेक्टाइल बोलने का मतलब वो क्या बोलते हैं उसको? इरेक्टेड। इरेक्टेड वर्ड पिछले साल में सुने हुए हो कि नहीं सुने हुए हो? इरेक्टेड मतलब क्या होता है? सीधा होना। मिरर वाले, अरे इस बार में भी तो पढ़े हुए रहोगे। मिरर जो रहते हैं, इमेज में एक इरेक्टाइल मतलब एक इरेक्टेड इमेज बनता है और एक इन्वर्टेड इमेज बनता है। इरेक्टाइल का मतलब होता है सीधा होना। ठीक है? मतलब सख्त हो जाना। तो होता क्या है, इसके मसल्स में बहुत ज्यादा ब्लड का फ्लो होता है, तो जब ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है तो ये जो टिश्यूज रहते हैं इरेक्टाइल हो जाते हैं। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? मेड अप ऑफ इरेक्टाइल कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है? इरेक्टाइल कनेक्टिव टिश्यूज के बने हुए रहते हैं। इन टिश्यूज में जब ब्लड फ्लो तेज हो जाता है तो ये टिश्यूज जो रहते हैं ये इरेक्टाइल हो जाते हैं। एक इरेक्टाइल पीनस जो रहता है, लेंथ ऑफ इरेक्टाइल पीनस, ये हो जाएगा अबाउट 15 सेंटीमीटर। अबाउट 15 सेंटीमीटर, ये अप्रोक्सीमेट 15 सेंटीमीटर के आसपास में देखने के लिए मिलेगा तुमको।
ये क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई लेंथ ऑफ क्या है, ये इरेक्टाइल पीनस। इसके बाद इसके कुछ पार्ट्स हम लोग को देखने हैं, तो डायग्राम पहले देख लो, डायग्राम पहले देख लो। जैसे अगर एक पीनस का अगर हम लोग रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा उसका एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, थोड़ा सा स्वेलन पोर्शन रहता है सामने में, ठीक है, थोड़ा सा स्वेलन पोर्शन मिलेगा तुमको सामने में, और बीचों बीच से इसका पाइप गया हुआ रहेगा। एक सेकंड, इसको दूसरे कलर में बना दे। हाँ, बीचों बीच से यहां से ये पूरा तुम्हारा यूरेथ्रा गया हुआ रहेगा। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, यूरेथ्रा गया हुआ रहेगा। और इसके ऊपर में एक स्किन मिलता है, इसके ऊपर में एक स्किन रहेगा। मैं हल्का सा यहाँ पे बना दे रहा हूं, इमेजिन कर लेना, देख लेना उसको। बुक में थोड़ा मोड़ा डायग्राम जो है वो अलग से दिया हुआ रहेगा। ये इसके ऊपर में एक हल्का सा स्किन मैंने बना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके टोटल तुमको दो नाम याद रख, तीन नाम याद रखने हैं यहां से। एक तो बाहर में जो स्किन होता है, बाहर में जो स्किन होता है इसको बोला जाता है फोर स्किन, इसको बोला जाता है फोर स्किन। इसके बाद बीचों बीच जो रास्ता आया हुआ है, ये जो पाथवे था, इसको हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, यूरेथ्रा, ठीक। अरे उसी का ना कंटिन्यूटी था, कंटिन्यू हुआ था ये आगे, तो ये क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा, ठीक है। ये जो स्वलन पोर्शन रहता है एंड पार्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको लिख लेना स्वलन पोर्शन या स्वलन पार्ट, इसको बोलते हैं ग्लैंस पीनस। इसको क्या बोला जाएगा, ग्लैंस पीनस, स्वलन पार्ट, ग्लैंस पीनस हो गया। आगे एक और चीज बचेगा यहां से, ओपनिंग जो होता है, यहां का जो ओपनिंग रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। समझ में आया, क्लियर हुआ ये। तो टोटल इसके कितने पार्ट देख लिया हम लोगों ने, पीनस के। एक तो रटो, सारे नाम रटो, पूरा इंपॉर्टेंट है, क्या पता एग्जाम में बनाने के लिए दे दे तुमको डायग्राम, तब के केस में बिना लेबलिंग कर लिखोगे क्या उसमें, सारे नाम रटो। सबसे पहले तो ये जो पीनस का स्ट्रक्चर है, ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ रहता है, इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ रहता है। मतलब कि बाहर में इसका जो स्किन होता है, इसको फोर स्किन बोला जाता है। एंड पार्ट में जो स्वलन पार्ट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पीनस। जो ओपनिंग हो जाएगा, इसको बोला जाएगा यूरेथ्रल मिएटस, यूरेथ्रल मिएटस। तो तीन नाम तो रट दो, फोर स्किन, ग्लैंस पीनस और यूरेथ्रल मिएटस, ठीक है, हो गया। चलो आगे, अब हम लोग करेंगे क्या, एक बार इमेज से पहले मेल पार्ट को कंप्लीट निकाल लेते, फिर इमेज से ही पहले हम लोग पाथवे याद कर लेंगे फीमेल डक्ट्स के, ठीक। मतलब पहले डक्ट हम लोग को देखना पड़ेगा फीमेल में, क्योंकि डक्ट सिस्टम को पूरा का पूरा जान लोगे तो फिर उसको बाकी डिटेल पढ़ने में समझ में आता है, ठीक है। मेल के केस में थोड़ा सा डिफरेंट तरीका हम लोग अपनाए थे, फीमेल के केस में पढ़ना हम लोग को वही चार पार्ट। सबसे पहले में तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बोलने का मतलब ओवरी, ठीक। उसके बाद डक्ट्स देखेंगे, ग्लैंड्स देखेंगे और एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखेंगे। बस वही चार पार्ट तुमको फीमेल के लिए भी देखना है, जो हम लोगों ने मेल के लिए कवर किया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़े से ज्यादा डिटेल देखना है, ठीक है। चलो भाई, तो एक बार इमेज देख लेते हैं। देखो, तो इसमें से तुमको तीन ग्लैंड्स दिख रहे होंगे। तीन ग्लैंड्स कहां कहां पे दिखेंगे, सबसे पहले तो प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा हुआ है, ये एक लौता प्रेजेंट होता है, इसको अभी इसमें इमेजिन नहीं हो रहा होगा। ये जो पीछे में दिख रहा है, कैप निकला हुआ टाइप का दो टो दिख रहा है, यही क्या है, सेमिनल वेसिकल। इसी से आकर के मिलता है वास डिफरेंस। आया बात समझ में। और सामने में यहाँ पे ऐसे दो बाहर निकले हुए दिख रहे हैं, बल्ब जैसे बाहर निकले हुए दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये एक इधर एक इधर, यही है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये भी किसमें है, पेयर में। ये दिख रहा है ना छोटे छोटे दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ बीचों बीच प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे साइड में प्रेजेंट होता है सेमिनल वेसिकल। याद हो गया, तीनों ग्लैंड्स का पोजीशन समझ में आ गया, ठीक है। आगे
इसमें से, हाँ, पार्ट्स, जो स्किन रहता है उसको क्या बोला जा रहा है, फोर स्किन। जो स्किन रहता है उसको बोला जा रहा है फोर स्किन। जो स्वालन पार्ट रहता है उसको बोला जा रहा है ग्लैंड स्पिनस। उसके बाद ये बीचों बीच से आया हुआ यूरेथ्रा, ध्यान देना, ये है टेस्टिस। टेस्टिस से ये बाहर निकल करके क्या है, ये वास्ट डिफरेंस गया। देखो ये यूरिनरी ब्लैडर सामने से घूम करके आता है, बोला था मैं, ठीक है। तो ये देखो सामने से घूम करके आया और पीछे में यहाँ पे सेमिनल वेसिकल के साथ में यहाँ पे मिल गया। सेमिनल वेसिकल के साथ में जैसे ही मिला, इसको क्या बोल रहा है, इजेक्युलेटरी डक्ट। ये है इजेक्युलेटरी डक्ट। ये इजेक्युलेटरी डक्ट जो है ये आगे चलकर किसी में, ये यूरिनरी ब्लैडर से क्या निकल करके आएगा, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से ये इजेक्युलेटरी डक्ट मिल गया, ठीक है। और यहां से फिर आगे कंटिन्यू जाएगा। और ये जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग लिखा है क्या कहीं पे, नहीं लिखा है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस, ठीक है। क्लियर, समझ में आ जाएगा अब, अरे याद अब आ जाएगा ना सारे पार्ट। आगे देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम, ये थोड़ा सा उससे बेटर डायग्राम, मतलब कि थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी में, बाकी तो डायग्राम तो वही है, ठीक है। इसमें भी तुमको सब चीजें वैसे ही देखने के लिए मिलने वाले होंगे। क्लियर, आगे इसमें क्या देखना था भाई, हाँ, ग्लैंड्स देख लो, इसमें बढ़िया से ग्लैंड्स दिख जाएगा। ये छोटे छोटे जो दिख रहा है डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ पे सामने में ही क्या दिख रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर, और पीछे में ये जो दो कैप लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है वो क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। बाकी सारे पार्ट्स हम लोगों ने देखा ही हुआ है। और इसका जो डिटेलिंग हम लोग देखेंगे डक्ट्स का, ये हम लोग इसमें से देखेंगे। देखो इसमें ध्यान से, इसमें बढ़िया से दिखेगा। हर एक पार्ट को क्या बोला जाएगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या कंटेन कर रहा होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जो पार्ट निकल करके गया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई जाकर कहां ड्रेन होगा, ये क्या है, रेटी टेस्टिस हो गया। रेटी टेस्टिस देखो फिर ये डिवाइड हो गया बहुत सारे पार्ट में, बोला था ये क्या होता है, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया फाइनली किसमें ड्रेन होता है, एपिडाइडिमिस में। तो ये हो जाएगा भाई एपिडाइडिमिस, लिखा है ना ये एपिडाइडिमिस। उसके बाद फिर ये जो अलग से और पाइप बनाया हुआ है ये क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस। हो गया पाथवे, क्लियर। चलो इसमें और थोड़े से डिटेल में दिखेगा, बस उतना ही है, बाकी कुछ भी ऐसा चेंज ज्यादा नहीं होने वाला। ट्यूनिका वेजिनलिस, बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं ट्यूनिका। एल्बुजिनिया, इनर वाले लेयर को बोलते हैं। यही कंपार्टमेंट्स में कन्वर्ट करने वाला होगा। कंपार्टमेंट्स बना दिया, सारे के सारे कंपार्टमेंट्स जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। वहीं से फिर आगे का डक्ट तुम्हारा कंटिन्यू होगा। ये दिख रहा होगा कुछ थोड़ा मोड़ा, यही है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक काम करें, ये है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ध्यान दो, ये पाइप जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसी को पाइप जैसे ऐसे बाहर निकाल लो, समझ में आ गया। और इसको कंटिन्यू कर दो, तो पाइप के ये जैसे पाइप हो गया, जैसे ये मान लो कहां गया बॉटल, ये जैसे मान लो पाइप हो गया, ठीक है। इसके इस वॉल के पास पास में जो सेल्स टिके हुए रहेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। वॉल के पास पास में रहेंगे तो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। इसके ऊपर के लेयर में रहेंगे तो किधर बढ़ेंगे आगे, ल्यूमेन की तरफ। ल्यूमेन इसके बीच में आएगा, तो इस सरफेस से ल्यूमेन की तरफ आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये है सरफेस, और सरफेस से वो किधर जा रहा है, ल्यूमेन की तरफ। क्लियर हुआ ये, ठीक। तो ये सबसे बाहर में जो रहेगा इसको क्या बोले, ये तो सबसे बाहर वाला आ गया तुम्हारा जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद आ जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। ये जो लंबे लंबे टाइप के तुमको दिख रहा है ये सारे के सारे स्पर्म्स हैं, ये चिपके हुए हैं ऐसे। यहाँ पे इस टाइप से सर्टोली सेल बाहर निकला हुआ रहता है, ठीक है। इस टाइप से सर्टोली सेल बाहर निकला हुआ रहेगा। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, मतलब प्री मैच्योर स्पर्म बोल लो एक तरीके से। स्पर्म ये हो गया, मान लो स्पर्म जाकर के इसमें ऐसे करके सर्टोली सेल में अटैच हो जाता है, समझ में आया। और सर्टोली सेल उसको फिर नॉरिशमेंट का काम करेगा, इसको तब तक नॉरिश करेगा जब तक ये एक मैच्योर स्पर्म ना बन जाए। जैसे ये मैच्योर स्पर्म बन जाएगा, सर्टोली सेल उसको अलग कर दिया। अलग करने के बाद ये जो स्पर्म है ये कहां पे आ जाएगा, ल्यूमेन में। समझ में आ गया। अब ल्यूमेन से कनेक्टेड है क्या चीज, ट्यूबुलाई रेक्टाई, और उसी से होकर के ये बाहर निकल जाएगा भाई। फिर आ गया समझ में बात, ठीक है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में तो हम लोग को आगे देखना है, गैमेटोजेनेसिस इसी का करने वाले हैं, ठीक है। यहीं पे तो गैमेट्स फॉर्म करवाएंगे ना, ठीक। इतने में कोई डाउट, और इतने में कोई डाउट नहीं, देख लो। इतने में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के सारे पार्ट्स जो हो गए वो हो गया कंप्लीट विद डायग्राम। बुक्स में तुमको ये सारे डायग्राम्स नहीं देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। इसी वजह से मैंने तुमको पार्ट बाय पार्ट सब डायग्राम को सेपरेटली एक एक करके बताया हुआ है।
क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बनाने लिखने से पहले याद कर, आज याद कर लो, कल इसको 1 by 1 पॉइंट मैं लिखवा देंगे। ठीक, आ जाएगा अब। तो ध्यान से इसको एक एक करके, क्योंकि लेवलिंग यहाँ पे सारा कुछ किया हुआ नहीं है, मैं बोलते चल रहा हूं, मेरे साथ साथ जितना हो सके आज याद करने की कोशिश करो, कल एक एक को लिखेंगे विद डायग्राम, खुद का रफ डायग्राम बनाएंगे और उसमें एक एक को लेवलिंग के साथ में बढ़िया से लिखेंगे, जैसे पिछले वाले डायग्राम्स को हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसमें देख लो, ये कोने कोने में तुमको एक पेयर ऑफ ओवरी दिखेगा। ठीक है, ओवरी जो रहता है वो डायरेक्टली देखो, और ओवरी हो गया, ओवरी के बाद यहां से ये जो गया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो बाहर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकला हुआ है इसको बोलते हैं फिम्ब्रे, इसको बोला जाता है फिम्ब्रे। फिम्ब्रे के बाद जो पार्ट आता है इसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, इसको क्या बोलेंगे, इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम से और ऊपर चढ़ोगे तो यहां पे तुमको मिलेगा एम्प्यूला, यहां पे क्या मिलेगा, एम्प्यूला। हो गया इतना। एम्प्यूला के बाद मिलता है इस्थमस, एम्प्यूला के बाद क्या आ जाएगा, इस्थमस। अभी के लिए इतना ही याद रखो। तो यहां तक याद हुआ, ओवरी, ओवरी के बाद फिम्ब्रे, फिम्ब्रे के बाद फिम्ब्रे के बाद फैलोपियन ट्यूब नहीं है पैदलो, ये है इनफंडिब्यूलम। फिम्ब्रे के बाद इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम के बाद एम्प्यूला, एम्प्यूला के बाद इस्थमस, इस्थमस के बाद जब आगे पहुंचोगे तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं फंडस। इसको क्या बोलते हैं, फंडस। समझ में आया, इस्थमस सॉरी एम्प्यूला, इस्थमस, फंडस हो गया। फंडस के बाद ये है यूट्रस, यूट्रस हो गया, इसी को वुम भी बोला जाता है। यूट्रस, यूट्रस के टोटल 3 लेयर्स होते हैं, इन 3 लेयर्स को भी डिटेल में देखेंगे। एक हो जाएगा बाहर का लेयर, फिर एक हो जाएगा मिडिल लेयर और एक हो जाएगा इनर लेयर। बाहर के लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम और इनर लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। समझ में आ गया। इसमें से पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम जो रहता है ये परमानेंट होते हैं, लेकिन एंडोमेट्रियम जो रहता है ये टेम्परेरी होता है। समझ में आया। जब किसी एक फीमेल का प्यूबर्टी आ जाता है उसके बाद से क्या बोल रहे थे उसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो स्टार्ट हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है फीमेल के बॉडी में, इसका जो इनर लेयर है, मतलब कि अंदर तरफ का सबसे आउटर लेयर, समझ में आया, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो रहता है वो शेड कर जाता है। समझ में आया, शेड कर जाएगा बोलने का मतलब वो झड़ जाता है और वही ब्लड के साथ में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हर 28 डेज के इंटरवल में एंडोमेट्रियम जो है ये वापस से फॉर्म होता है। समझ में आया, क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया होगा। तो भाई ये हो जाएगा तुम्हारा यूट्रस के टोटल 3 पार्ट्स, एक तो बाहर का लेयर, दूसरा मिडिल लेयर और तीसरा इनर लेयर। सिर्फ दिमाग में बिठाते हुए चलो, कल नाम भी याद करवाऊंगा, साथ साथ डायग्राम भी बनवाएंगे। क्लियर, ये हो गया यूट्रस। यूट्रस से जब नीचे उतरोगे तो यहां पे तुमको दिख रहा होगा सर्विक्स, सर्विक्स के बीचों बीच से एक रास्ता होता है, उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं सर्विकल केनाल। रास्ते को क्या बोलते हैं, सर्विकल केनाल। और इस सर्विक्स का जो ये वॉल होता है, इस वॉल में म्यूकस ग्लैंड्स मिलता है। क्या मिलेगा यहाँ पे, म्यूकस ग्लैंड्स, जो कि म्यूकस सिक्रेट करने का काम करने वाला होगा। आ गया इतना समझ में, क्लियर। सर्विक्स से जब नीचे उतरोगे तो नीचे वाले ओपनिंग या फिर नीचे वाले रास्ते को हम लोग बोलते हैं वजाइना। तो ये हो गया वजाइना। अब ध्यान देना, जब किसी क्या बोलना चाहिए, बेबी का बर्थ होने वाला रहेगा तो यहाँ पे तो उसका पूरा का पूरा मैच्योरिटी आ जाएगा। 9 मंथ के बाद में ये इसी रास्ते को फॉलो करते हुए निकलता है। तो ये सर्विकल केनाल और ये वजाइना, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बर्थ केनाल भी बोलते हैं। इन दोनों क्या बोला जाएगा, बर्थ केनाल। आ गया बात समझ में इतना। वजाइना के बाहर में आओगे
तो फिर यहाँ पे तुमको देखने के लिए मिलेगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको कि वुल्वा या वल्वा जो बोलो, प्रोनाउंसिएशन जो जैसा करना चाहो कर सकते हो, जिसको जैसा सुटेबल लगे, वल्वा बोलो या वुल्वा बोलो। और साथ ही साथ में इसको बोला जाता है प्यूडेंडम। क्या बोलते हैं उसको? प्यूडेंडम। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। याद हुआ? याद हुआ? दूसरा चीज समझो, यहां पे जो ये तुमको ओवरी दिख रहा है, ओवरी ऐसे रहता है, ऐसे बाहर में, ठीक। और ये जो फिम्ब्रे है, फिम्ब्रे ऐसे ऊपर में उसके इस टाइप से एक्टिवेट रहेगा। क्लियर? यहां पे एग फॉर्मेशन होगा। एग फॉर्मेशन जैसे ही होता है, ये एग को रिलीज करता है। जैसे ये मान लो एग रिलीज करने के लिए रास्ता हो गया, ये एग फॉर्मेशन किया, बाहर में कौन है? फिम्ब्रे। ये एग रिलीज करेगा तो इस रास्ते, जैसे ही एग आता है, फिम्ब्रे उसको कैच कर लेता है। कैच कर लिया, कैच करने के बाद फिर यही पाथ से उसको भेजेगा आगे। क्लियर हुआ ये? तो फिम्ब्रे के साथ में ये अटैच नहीं होता, उनके बीच में गैप होता है। क्लियर? ये एग जैसे रिलीज करेगा, फिम्ब्रे को उसको कैच करना होता है। कैच करके फिर उसको लेकर के जाएगा ये इनफंडिब्यूलम में। इनफंडिब्यूलम से वो आगे बढ़ेगा, इस साइड से आएगा स्पर्म। ठीक है? स्पर्म आएगा, और स्पर्म और एग दोनों कहां पे फर्टिलाइज होते हैं बोलने से? एम्प्यूला वाले रीजन में। कहां पे फर्टिलाइज होंगे? एम्प्यूला। तो एम्प्यूला को बोला जाता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। याद हुआ इतना? सारे पार्ट्स याद हुए? ओवरव्यू है, समझ, जितना मुंह बना लो ओवरव्यू। अब इतना ही नाम और करवाने। क्लियर? अभी हम लोगों ने एक्सटर्नल जेनिटेलिया का कोई पार्ट नहीं देखा हुआ है, इन सबको और डिटेल करना बाकी है, तो जल्दी हो जाएगा। इतना इतना इत्मीनान रखो, लेकिन करना जाते। याद हुआ ये पार्ट सारे? ठीक है, बस। तो इसका ये पार्ट याद रखना, पाथवे याद रखना। इधर से सबसे पहले मैं फिम्ब्रे, फिर इनफंडिब्यूलम, फिर एम्प्यूला, फिर इस्थमस, फिर फंडस, फिर यूट्रस, फिर सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वजाइना, वजाइना के बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको कि बोला जा रहा है वल्वा या फिर प्यूडेंडम, और वहां से फिर खत्म। क्लियर? तो ये हो जाएगा भाई पूरा का पूरा पाथवे। पाथवे का पूरा एकदम अच्छे से याद रखे रहना, क्योंकि हर एक पार्ट में इसका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि अभी इनिशियल फेज में हम लोग गैमेट को प्रोड्यूस करके उसको फर्टिलाइज करवा देंगे, लेकिन मेन काम उसके बाद चालू होता है। इसमें तुमको 3 लेयर दिख रहा होगा, तीनों लेयर के अंदर में क्या क्या मैकेनिज्म काम करता है वो तुम्हारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम लोग को जो बेबी होगा उसका पार्चुरेशन करवाना है, उसका बर्थ करवाना है। हाँ, उसका बर्थ करवाना है। तो यहाँ पे तुम्हारा मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा। जैसे इसका मायोमेट्रियम जो रहता है, ये ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यही मसल कर पाता है, स्मूथ मसल होता है वहां पे। क्योंकि ये जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, जो भी एम्ब्रियो अंदर में डेवलप हो रहा होगा उसको पुश नहीं मिलेगा, पुश नहीं मिलेगा तो वो बॉडी से बाहर नहीं आएगा। समझ में आया? तो मायोमेट्रियम जो रहता है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ठीक है? क्लियर? और ये तुमको जो केनाल दिख रहे हैं छोटे छोटे होते हैं, अभी इनिशियल टाइम पे पार्चुरेशन नहीं हो रहा होता है, तब के टाइम पे ये केनाल जो रहते हैं ये छोटे होते हैं। पार्चुरेशन के टाइम पे सारे केनाल जो है ये डायलेट कर जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। क्लियर? तब फिर इसमें से पार्चुरेशन का प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो पाता है। आगे इतना बात समझ में? ठीक है, चलो भाई। तो ये हो गया तुम्हारा ओवरव्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कल हम लोग इसका सारे नाम के साथ में एक एक फंक्शन करते हुए कोशिश करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कल खत्म हो जाए। ये खत्म हो जाएगा तो फिर बाकी जो आगे आने वाले टॉपिक्स रहेंगे वो थोड़ा ठीक ठाक तरीके से हम लोग खींच पाएंगे उसको। क्लियर? क्लियर? बस नाम जितना बताए हैं, कल अगर किसी के भेजे से उतर गया, झूठ नहीं बोल रहा, रुला दूंगा कल। हाँ, आज तो याद है, अब कल बिना याद किए पहुंचो ना। चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था।